अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक या अक्रिस्टलीय में कीजिए। यानी फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कुछ सॉलिड लिखे गए हैं, इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा आयनिक है, कौन सा धात्विक है, कौन सा आणविक है, या कौन सा सहसंयोजक है, या कोई इनमें से अक्रिस्टलीय भी है। ठीक है, सबसे पहला इसमें दे रखा है टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10। तो देखो P4O10 एक मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, देखो ये आप P ब्लॉक के अंदर पढ़ते हो इसकी स्ट्रक्चर, लेकिन मैं अभी इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। देखो जरा, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह से, और यहाँ आप फास्फोरस को जोड़ दें, यहाँ भी फास्फोरस, और ये वाला यहाँ जोड़ दें। तो एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है, बट P4O10 होता एक मॉलिक्यूल ही है। ये आप P ब्लॉक के अंदर स्टडी करते हो। अब चूंकि ये मॉलिक्यूल है तो इसका जो भी सॉलिड बनेगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड ही होगा। कैसा होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं आणविक ठोस। क्या बोलते हैं, आणविक ठोस। तो ये एक आणविक ठोस है। ठीक है, तो पहला हमारा था P4O10, दूसरा है हमारा अमोनियम फास्फेट। ये तो नाम से ही पता चल रहा है भाई, अमोनियम फास्फेट क्या होता है, NH4 का होल ट्राइस PO4। ठीक है, अब आप खुद ही देखो ये किससे मिलकर बना होगा, NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन, और उसके साथ साथ होगा फास्फेट आयन PO4 3 माइनस। तो जब प्लस माइनस आ गए हैं तो इसका मतलब आयनिक टाइप का अट्रैक्शन होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये कैसा सॉलिड होगा, ये आयनिक सॉलिड होगा। कैसा होगा, आयनिक। ठीक है, उसके बाद अगला है इसमें सिलिकॉन कार्बाइड। ये तो पहले भी आ चुका है और मैं आपसे कह चुका हूँ कि सिलिकॉन कार्बाइड बिल्कुल डायमंड की तरह ही होता है। और डायमंड कैसा ठोस होता है, ये बिल्कुल डायमंड की तरह होता है। किसकी तरह होता है, डायमंड यानी हीरे की तरह स्ट्रक्चर होती है। बस कुछ कार्बन की जगह पर सिलिकॉन आ जाते हैं और सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है। बट ये सॉलिड किस टाइप का है, ये कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजक ठोस है। कैसा ठोस है, सहसंयोजक ठोस। ये एग्जाम्पल आप लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग I2 आयोडीन। तो ये तो आपको पता ही है कि I2 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स होता है, और मॉलिक्यूल है तो ये किस तरह का सॉलिड बनेगा, I2 मॉलिक्यूल्स होता है और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वॉन्डरवाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड ही है, मतलब आणविक ठोस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा P4। अगेन P4 एक मॉलिक्यूल्स होता है। किस तरह का मॉलिक्यूल्स होता है P4 भी आप P ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे। ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है यानी आणविक ठोस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें और कौन सा दे रखा है, प्लास्टिक। ये तो आपको पता ही है कि प्लास्टिक जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता। तो ये भी सिंपल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है इसमें, ग्रेफाइट। आपको पता है ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पीतल, आपको पता है पीतल एक एलॉय होता है, एलॉय से मतलब एक मिश्र धातु होता है। तो हम बात करें पीतल की, तो पीतल यानी ब्रास जो होता है वो एक एलॉय है, मिश्र धातु है, और कॉपर प्लस जिंक से मिलकर के बना होता है। अब चूंकि है तो धातु ही ना, तो इसे हम लोग धात्विक यानी मेटेलिक सॉलिड के अंदर रखेंगे। तो ये कैसा ठोस है, मेटेलिक यानी धात्विक टाइप का ठोस होता है। ठीक है, उसके बाद रूबिडियम तो मेटल होती है, तो मेटेलिक सॉलिड ही होगा, धात्विक ठोस ही होगा। लिथियम ब्रोमाइड की बात करें, लिथियम ब्रोमाइड किस किस से मिलकर बना होता है, Li और Br। ठीक है, ये मेटल है, इसका क्या होगा, इसका होगा पॉजिटिव। ये नॉन मेटल है,
इसका क्या होगा, नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इनके बीच में किस तरह का आकर्षण होगा, आयनिक टाइप का, और ये एक आयनिक कंपाउंड है यानी आयनिक सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो इसमें और क्या एग्जांपल दे रखा है, और इसमें सिलिकॉन दे रखा है, और सिलिकॉन एक कोवलेंट सॉलिड होता है। सेमीकंडक्टर में पढ़ा है आपने सिलिकॉन की स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, तो ये भी एक सहसंयोजक टाइप का ही ठोस है। ठीक है, तो सिंपल है इनको आइडेंटिफाई करना, ये थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा दिमाग में रखें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपको बाद में भी काम आनी है ना। तो देखो जरा, टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10 मॉलिक्यूल्स होता है इस तरह का, और ये एक आणविक ठोस होता है। ठीक है, अमोनियम फास्फेट जो होता है ये एक आयनिक ठोस हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड एक सहसंयोजक ठोस हो गया, I2 एक आणविक ठोस हो गया, P4 एक आणविक ठोस हो गया मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, प्लास्टिक जो होता है वो एक्रिस्टलीय सॉलिड है मतलब एक्रिस्टलीय ठोस है, अमॉर्फस सॉलिड है, ग्रेफाइट वापस कौन सा सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है, पीतल धात्विक ठोस है क्योंकि मिश्र धातु है, रुबिडियम मेटल है, मेटालिक सॉलिड ही है, लिथियम ब्रोमाइड जो है आयनिक सॉलिड है, और सिलिकॉन जो है वो अगेन कोवलेंट सॉलिड होता है। तो ये भी एक सिंपल सवाल था, मेमोरी बेस्ड सवाल है, थोड़ी सी नॉलेज हो तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है। एफसीसी याद रखेंगे, यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई इतनी है, ठीक है, तथा घनत्व इतना है, तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान क्या होगा। अब देखो भाई, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि चांदी का परमाणविक द्रव्यमान मतलब मोलर मास जो होता है वो सिल्वर के लिए 107.8 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, सीधा भी याद होना चाहिए। अब आपका आंसर तो इसके नियर अबाउट ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब मतलब आंसर तो पता चल गया ना, लगभग यही आएगा आंसर। अब हमें ये करना कैसे है, तो देखो आपको डेंसिटी दी गई है, तो डेंसिटी इतनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला रिमाइंड करो, क्या है, D बराबर ZM अपॉन NA इंटू AQ। सही है, अगर यहाँ से मुझे मोलर मास निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा, M बराबर क्या लिखूंगा, D तो रहेगा ही, इंटू क्या हो जाएगा, NA इंटू AQ अपॉन Z। ठीक है, अब डाटा देखो हमारे पास है या नहीं है। Z चूंकि उसमें कहा है FCC यूनिट सेल है, तो Z कितना हो जाना है, 4। डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन में कहा गया है, कितनी दे रखी है डेंसिटी, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है, CGS सिस्टम में है। उसके बाद हमें एवोगाड्रो नंबर नीड नहीं है, हमें मालूम होता है, दे या मत दे कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, एक नंबर ही तो है। उसके बाद एज लेंथ की बात करें, क्या क्वेश्चन में एज लेंथ दी गई है, तो जरा देखो एज लेंथ क्वेश्चन में दी गई है 4.077, कितनी है, 4.077 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। तो जितने भी डाटा है वो सारे के सारे हमारे CGS सिस्टम के ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सारी वैल्यू अरेंज कर देते हैं। M बराबर क्या लिखोगे, D की जगह क्या लिखोगे, 10.5, तो ये लिख दिया 10.5। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर की जगह क्या लिखोगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, उसके बाद अगला A है, तो A की जगह क्या लिखोगे, 4.07 इंटू 10 की पावर -8, और इसका भी क्या करना है, क्यूब। ठीक है, और नीचे क्या आ जाना है, 4 आ जाना है। ठीक है, अब देखो आंसर तो हमें आइडिया है कि आंसर तो 107.8 के समथिंग ही होगा। ठीक, लेकिन अब आप चाहे तो इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करें, जो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको रफली आइडिया इसका दे सकता हूँ कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न हो और आपको मालूम ना हो कि सिल्वर का मोलर मास 107.8 होता है या इसके समथिंग होता है, तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर कुछ एक चेंजिंग्स करने वाला हूँ। जैसे मैं इस पूरी डिजिट को, इस वाली डिजिट को 4 लेने वाला हूँ, 4 इंटू 10 की पावर -8, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, और ये वाली जो डिजिट है इसको मैं 6 लेने वाला हूँ, 6 इंटू 10 की पावर 23, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इनको मैंने घटा दिया है
है ना, 4.077 को 4 कर दिया है, 6.023 को 6 कर दिया है। तो इसको मैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए 11 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? 11। ठीक है, अब 11 इंटू ये है और नीचे क्या रह जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम क्या करें, 11 को ऐसे ही रहने दें, 6 इंटू 10 की पावर 23, इसका क्यूब करेंगे 4 का तो 64 होगा, और पावर का क्यूब करेंगे तो -24 होगा, और नीचे क्या है? 4। तो 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 16 बार होगा। तो 11 इंटू 6 करोगे तो ये हो जाएगा 66। 11 इंटू 6 इंटू 66 इंटू 10 की पावर 23, और ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -24। 4 से हमने इसको कैंसिल कर दिया है 16 टाइम। सही है। अब 16 का गुणा तो आप 66 से कर ही सकते हैं। 16 का गुणा 66 से करोगे तो 16 से 96 यानी 6 9 रहेगा, और 16 से 96 अगेन 9 आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये लगभग 105 के आसपास हो जाएगा। होगा। पावर बैलेंस करोगे तो बचेगा 10 की पावर -1, यानी ये हो गया हमारा 105.6। सही है। अब देखो हमारा रियल आंसर तो है 107.8 ग्राम पर मोल, और हमने अप्रोक्सीमेशन करके कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया है, और हमारा आंसर आया है 105.6। अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है, इतना अंतर तो आएगा ही। बट आपको अगर मालूम ना हो और आपके सामने ऑप्शन होते तो जाहिर सी बात है ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो ये बात बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। देखो इस डाटा से प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं तो अपने आंसर के नियर अबाउट आप पहुँच जाते हैं, क्योंकि आपका आंसर है 107.8 के आसपास और अप्रोक्सीमेशन से आंसर बन रहा है 105.6 के आसपास। सपोज दैट इसी में ऑप्शन होते और एक ऑप्शन होता 111, एक ऑप्शन होता 115, आपको मालूम नहीं है सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान कितना है, और एक ऑप्शन होता 107 और एक ऑप्शन होता 101। सही है। अब बताओ आपका आंसर किसके क्लोज है? 105.6 के है, यानी आपका आंसर क्या होगा? सी ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अप्रोक्सीमेशन का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेशन करके आप नियर अबाउट आंसर के पहुँच सकते हैं। अदरवाइज आप इसको पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और जब आप पूरी कैलकुलेशन इसकी करेंगे तो भी आपका आंसर 107 के आसपास ही आएगा। बट ये थोड़ा ईजी है ना। कॉम्पिटिटिव हिसाब से आप इसी तरह के पैटर्न का फॉलो करें। मेरा मानना है कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, और समय भी बचता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक घनीय ठोस दो तत्व P एवं Q से बना है। ठीक है, घन के कोनों पर Q परमाणु है। ठीक है, एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया है। आपने अगर लेक्चर नोट्स देखे हैं तो वैसे तो ये सारे सवाल ही आपके लिए बहुत आसान बनते हैं, है ना, लेकिन फिर भी मुझे बोर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करवानी ही थी, इसलिए ये सवाल मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। घनीय ठोस है, बिल्कुल, तत्व P और Q से बना है, घन के कोनों पर Q परमाणु है। तो यहाँ कौन सा परमाणु है? Q। सवाल कह रहा है वैसा ही करते जाए। कौन सा परमाणु है? Q। कितने कोने होते हैं? 8। तो 8 पर क्या रख देना है? Q रख देना है। सही है। उसके साथ अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र का मतलब बॉडी सेंटर पर P परमाणु स्थित है। तो ये इसका बॉडी सेंटर है और इस पर कौन है? P। ठीक है, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया भाई। सूत्र निकालने के लिए नंबर चाहिए। Q की नंबर कैसे निकालोगे? कितने Q दिख रहे हैं? 8। कंट्रीब्यूशन कितना होता है कोने से? 1/8। तो Q की नंबर होगी 1। P की नंबर निकालनी है। कितने P दिख रहे हैं? 1, और वो भी कहाँ? बॉडी सेंटर पर 1 है। कंट्रीब्यूशन 100% मतलब पूरा, यानी कि इसकी भी नंबर कितनी होगी? 1। अब P और Q दोनों की नंबर पता चल गई। P की नंबर कितनी है? 1, और Q की नंबर कितनी है? 1। 1:1 का रेशो है, सिंपल रेशो ही है। क्या फॉर्मूला बनेगा? PQ टाइप का। ठीक है, लेकिन अगला सवाल देखो, इसी में P एवं Q की उपसह संयोजन संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? अब देखो ये एक तरह से अगर आपको ध्यान हो तो ये एक तरह का सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल हो गया।
अगर आपको याद है तो हमने सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल आपको बताया हुआ है। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में हमने यही तो कहा था कि भाई सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है वो किस तरह का होता है, Cl- जो होता है वो सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर में होता है। सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर से मतलब क्यूब के कोनों पर होता है कि नहीं होता। अगर आपको सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर मालूम है तो ये सवाल आप बिना हल किए ही आंसर दे सकते हैं, सही है। और ये तो Cl- हो गया। और सीजियम कहाँ होता है, सीजियम क्यूबिकल वाइड्स में होता है। क्यूबिकल वाइड कहाँ होती है, क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच में बनती है। तो यहाँ पर ध्यान रहे, अगर ये यूनिट्स FCC टाइप की होती तो क्यूब के बीचों बीच में यानी बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनती। अगर ये यूनिट सेल सिंपल क्यूबिकल टाइप की है तो इसके बॉडी सेंटर पर बीचों बीच में क्यूबिकल वाइड्स बनती है। और उस क्यूबिकल वाइड में आपको कौन दिखाई देता है, सीजियम प्लस दिखाई देता है। तो ये तो है सीजियम प्लस। अब आपको अच्छे से मालूम होगा कि सीजियम क्लोराइड को जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये 8:8 का कोऑर्डिनेशन होता है। कितने का कोऑर्डिनेशन होता है, 8:8 का कोऑर्डिनेशन होता है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से हमें समझ में आए। ठीक, 8:8 का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है भाई, ये सीजियम प्लस जो बीचों बीच में होता है, ये सीजियम प्लस नीचे वाले चारों Cl को भी टच करता है और ऊपर वाले चारों Cl को भी टच करता है। यानी ये सीजियम प्लस इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, और एक Cl- यहाँ और होगा, उसको भी ये टच करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से यही सीजियम प्लस नीचे वाले चारों Cl को भी टच करेगा। इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा कि नहीं करेगा। इसका मतलब ये सीजियम प्लस 8 Cl- को टच करता है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 8 होती है कि नहीं होती। लेकिन अगर मैं Cl- की कोऑर्डिनेशन नंबर देखूँ तो ये Cl- ये वाला Cl- जो है ये इस क्यूब में इस सीजियम को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आपको तो पता है कि एक कोने से 8 क्यूब बन सकती हैं। कितनी बन सकती हैं, 8। ये Cl- एक क्यूब के अंदर इस सीजियम प्लस को तो डेफिनेटली टच करेगा, क्योंकि ये सीजियम प्लस जब इस Cl को टच कर रहा है तो ये Cl- इस सीजियम प्लस को भी टच कर रहा होगा। बात तो एक ही है। ठीक, तो ये Cl- इस क्यूब के अंदर एक सीजियम प्लस को टच कर रहा है। इस Cl- यानी कोने के अराउंड कितनी क्यूब पॉसिबल है, 8। इसलिए इस Cl- के अराउंड जब 8 क्यूब बनेंगी तो 8 क्यूब में एक एक सीजियम प्लस होगा, बॉडी सेंटर पर होगा कि नहीं होगा। और ये Cl- हर क्यूब के सीजियम प्लस को टच करेगा। इसका मतलब इस Cl- के अराउंड कितने क्यूब बनेंगे, इस Cl- के अराउंड क्यूब बनेंगे आपके 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। एक तो ये रहा, सही है, और दूसरा, तीसरा और चौथा, सही है। और हर क्यूब के बॉडी सेंटर पर सीजियम प्लस होगा। इसका मतलब सीजियम प्लस एक यहाँ होगा, एक सीजियम प्लस यहाँ होगा, एक सीजियम प्लस यहाँ होगा, एक सीजियम प्लस यहाँ। 4 ऊपर हो गए और 4 ही कहाँ होंगे, नीचे। तो एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2, 3 और 4। क्लियर है। तो ये Cl- भी कितने सीजियम को टच कर जाएगा, ये Cl- भी 8 सीजियम को टच कर जाएगा। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होगी, 8। इसीलिए हमने इसको 8:8 का कोऑर्डिनेशन बोला था। कौन सा कोऑर्डिनेशन बोला था, 8:8 का कोऑर्डिनेशन बोला था। सिंपल है, सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर हमने बताई हुई है। ये सीजियम प्लस नीचे वाले चारों Cl को टच करेगा, ये सीजियम प्लस ऊपर वाले चारों Cl को टच करेगा। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 8। ये Cl- इस क्यूब के अंदर इस सीजियम प्लस को टच करेगा। इस Cl- के चारों तरफ 8 क्यूब बनेंगे और हर क्यूब के बॉडी सेंटर पर सीजियम प्लस होगा और उसको ये Cl- टच करेगा। क्यों टच करेगा, क्योंकि ये Cl- जब इस क्यूब के बॉडी सेंटर वाले सीजियम प्लस को टच कर सकता है तो यही Cl- इसके चारों तरफ जितनी भी यूनिट सेल बनेंगी उन सब के बॉडी सेंटर के सीजियम प्लस को टच करेगा। कितनी यूनिट सेल बनेंगी इसके चारों तरफ, 8। तो 8 के सीजियम प्लस को ये टच कर जाएगा। इसलिए ये 8:8 का कोऑर्डिनेशन होता है। अब हमारे सवाल पे आ जाओ। सवाल यही तो है, इसको आप सीजियम प्लस मान लें और इनको क्या मान लें, Cl-। सही है। तो अब बताओ ये P जो है नीचे वाले चारों क्यू को टच करेगा कि नहीं करेगा। ये P ऊपर वाले चारों क्यू को भी टच करेगा। इसलिए P की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो P की कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 8। क्लियर है ना।
और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोई पार्टिकल अगर क्यूबिकल वॉइड में रखा होता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 8 होती है। अगर पार्टिकल टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इस तरह से क्यूब के बीचों बीच में है, क्यूबिकल वॉइड्स में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। यानी ये P आठों क्यू को टच करेगा। आठों को कैसे टच करेगा भाई? आठों को ऐसे टच करेगा, 1 2 3 4, 4 क्यू नीचे है, इनके ऊपर आ गया P, तो ये P नीचे वाले चारों क्यू को टच करेगा। ठीक, अब इस P के ऊपर फिर 4 क्यू आएंगे, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, बीच में कौन आ गया? P, और ये P क्या करेगा? नीचे वाले चारों को भी और ऊपर वाले चारों को भी टच करेगा। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी होगी 8। और अगर Q की बात करें तो Q इस P को तो टच कर ही रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं होगा भाई? ये वाला P आठों Q को टच करेगा तो ये Q इस P को टच कर रहा होगा। क्यों? ये P इस Q को टच कर रहा है तो ये Q इस P को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब आपको तो पता है ना कि ये Q इस यूनिट सेल के इस P को टच कर रहा है। इस Q के चारों तरफ कितनी यूनिट सेल बनेंगी? 8। हर यूनिट सेल में P होगा और हर यूनिट सेल के P को ये Q टच करेगा, और जब ये Q आठों यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर रखे P को टच करेगा तो इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सवाल है, 8:8 का कोऑर्डिनेशन होता है, बिल्कुल सीजियम क्लोराइड की तरह ही होता है। क्लियर है सबके दिमाग में? चलिए आगे चलते हैं। नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंत्य केंद्रित घनीय संरचना में होता है। अंत्य केंद्रित घनीय संरचना मतलब कौन सी स्ट्रक्चर है बताओ जरा? BCC। कौन सी? BCC। ठीक है। यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके परमाणुीय द्रव्यमान 93 म्यू एटॉमिक मास की यूनिट ही होती है, ग्राम पर मोल इसका मतलब होता है, का प्रयोग करके परमाणुीय त्रिज्या की गणना करो। तो देखो आपसे पूछी तो है रेडियस और डाटा आपको दिए गए हैं डेंसिटी के। ठीक, डेंसिटी दे रखी है तो बताओ मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? D बराबर ZM अपॉन NA इंटू A3। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं? डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 8.55 CGS में ही है। Z BCC है तो BCC के लिए Z कितना होता है बताओ? BCC के लिए Z हमेशा 2 होता है, तो Z कितना हो गया? 2। M कितना दे रखा है? 93। एवोगाड्रो नंबर आपको मालूम है कितना है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सही है। A क्यूब चाहिए, A नहीं दिया गया यहाँ पर, A मिसिंग है। देख लो सवाल में, घनत्व दे रखा है और मास दे रखा है, मोलर मास, और BCC बता रखा है। तो देखो A यहाँ से मिसिंग है, बट हमसे A नहीं पूछा है, हमसे रेडियस पूछी है। अगर हम किसी भी तरह से कैलकुलेशन करके A फाइंड आउट कर लें तो आपको पता है कि BCC यूनिट सेल जो होती है उसके लिए A और R के बीच में रिलेशन होता है। A√3 बराबर क्या होता है? 4R। सही है। और हमें निकालना है R, तो हम यहाँ से आसानी से R निकाल सकते हैं। R बराबर क्या होगा? A√3/4। सही है। तो अपन R की कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे, मगर इसके लिए हमें A की नीड होगी और उस A को हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग A को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे A को फाइंड आउट? तो देखो आप क्या करें, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें और A³ बराबर क्या निकलता है वो देखें। ठीक है, 2 × 93 अपॉन ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8.55 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सही है। अब अगर आप क्यूब हटाना चाहते हैं तो इसको इधर ले जाएंगे और ये पूरा का पूरा हो जाएगा 93 अपॉन 8.55 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 की पावर 1/3। ये जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यहाँ से A मालूम चल जाता है। क्या मालूम चल जाता है? A मालूम चल जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, अब देखो अगर इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से भी सॉल्व करना हो तो अप्रॉक्सीमेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 186 हो जाएगा। होगा क्या नहीं होगा? बाकी ये है तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट 6 ही मान लें। ठीक है, इसको 6 मान लें तो 8.5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 यही होगा।
की पावर क्या होगी 1/3। 6 के इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 48 और 6 5 30 और 6 5 30 यानी कि 30 का होगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, ये कितना होगा 0 और ये हो जाएगा 3 और 8 6 48 48 और 3 51 51 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दो तो 51.3 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? और अगर ऐसा है तो आप क्या करें, 186/51.3 इंटू 10 की पावर 23, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। होगी कि नहीं होगी? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको 52 के आसपास मान लें, अप्रोक्सीमेशन में ही चल रहे हैं, और 52 से 186 को जब डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, है ना। फिर आगे डिवाइड करोगे तो ये 0.6 के आसपास बनेगा, और 10 की पावर 23 को जब ऊपर ले जाओगे तो -23 हो जाएगा, और इसकी पावर रहेगी 1/3। सही है। अब इसको -24 कर दूं तो इसको 36 कर देता हूँ, तो 36 इंटू 10 की पावर -24 पावर 1/3। सिंपल है। इसका 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -8 36 है। देखो अब ये 3 हो नहीं सकता क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। इसका जो क्यूब रूट आएगा वो 3 और 4 के बीच का होगा, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो अपनी डिजिट 27 और 64 के बीच की है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। एग्जैक्ट 3 तो नहीं होगा, तो ये 3 तो रहेगा ही रहेगा, और 3 के साथ साथ कुछ एक और आगे आएगा, तो 3.31 के आसपास का ये डाटा बनता है। तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो ज़रा, हमने कैलकुलेट किया है, इसको अप्रोक्सीमेशन के साथ किया है, लेकिन थोड़ा आसानी के लिए हमने ऐसा किया है। देखो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या किया, इस तरह से हम कैलकुलेशन करते गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आया, इसको हमने 6 मान लिया और 6 मानकर मल्टीप्लाई किया, ये डिजिट बनी, और फिर इसको इससे डिवाइड किया तो 3.6 टाइम डिवाइड हुआ, ये वाली डिजिट बनी, इसका क्यूब रूट लिया तो ये वाला हमारा क्यूब रूट आ गया 3.31 इंटू 10 की पावर -8। सही है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, और a की वैल्यू आ गई है, तो r बराबर क्या रखना है a, और a की जगह क्या आया है अभी 3.31 इंटू 10 की पावर -8, तो 3.31 इंटू 10 की पावर -8, और हमारा फॉर्मूला क्या है, √3 भी रहेगा साथ में, और √3 और अपॉन क्या होगा 4, और जब आप √3 की वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू होती है आपके 1.73 के आसपास, और डिवाइडेड बाई 4। सही है। ये 1.43 के आसपास कैलकुलेशन से बनेगा। पावर जो है वो 10 की पावर -8 बनी ही रहेगी, तो ये 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के आसपास आपका आंसर बनेगा, है ना। तो देखो कैलकुलेशन आपका पार्ट्स होता है, लेकिन जहाँ जहाँ कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस कैलकुलेशन को भी सिंप्लीफाई कर दूं, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ी कैलकुलेशन आपकी मुझसे भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह से सवाल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर एफसीसी जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, यानी यूनिट सेल कौन सी है, एफसीसी, जिसके कोरों की लंबाई का मतलब एज लेंथ इतनी है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व में समानता है। तो देखो कुछ नहीं है, आंसर तो आपको दे ही रखा है कि घनत्व जो आपको ऑब्जर्व दिया गया है वो है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेनी है, और डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है Zm/Na इंटू ए क्यूब। एफसीसी के लिए Z कितना है 4, M कौन सा एटम दे रखा है, इसमें कॉपर दे रखा है, तो कॉपर के लिए मोलर मास 63.5 होता है, ये आप रख लेना, है ना। इसमें नहीं दे रखा है लेकिन आप याद रखेंगे, अगर नहीं भी दे रखा है तो आप याद रखें कि Cu का मोलर मास 63.5 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। और Na तो आप जानते हैं क्या है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। एज लेंथ दे रखी है कितनी, 3.61 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है। जब ये वाले डाटा आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है,
तो आप जो कैलकुलेशन करेंगे उसका रिजल्ट लगभग यही आना चाहिए, ठीक है। और यही आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना इन सारे से। जब आपका रिजल्ट इसके आसपास आ जाता है, मतलब लगभग यही आ जाए, 8.8 हो सकता है, 8.9 हो सकता है, 8.5 हो सकता है, जो भी आ जाए, तो फिर आपको कह देना है कि हाँ, गिवन डाटा और ऑब्जर्व डेंसिटी से जो भी डेंसिटी दिखाई देती है उन दोनों में सिमिलरिटी है, तो इन सब का रिजल्ट लगभग यही होगा, ठीक है। आसान सवाल है, डेंसिटी ही कैलकुलेट करनी है और देखना है कि डेंसिटी इसके बराबर या लगभग बराबर आती है या नहीं आती, ठीक। नेक्स्ट देखो, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ है कि निकल ऑक्साइड का सूत्र ये है Ni.98O1। निकल आयनों का कितना अंश Ni2 और Ni3+ के रूप में विद्यमान होता है। तो देखो, मैं इसको सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सॉल्व करूंगा। बाद में कभी जब मैं मोल कंसेप्ट की क्लास लूंगा 11th के लिए, तो आप देख लेना, मैं उसमें इस सवाल को मोल कंसेप्ट से भी सॉल्व करूंगा, बट अभी मैं सॉलिड स्टेट के हिसाब से ही इसको सॉल्व कर रहा हूं और ऐसे सवाल हमने सॉल्व भी किए हैं, ठीक है। अब देखो, एक बात बताना मुझे, ओरिजिनल क्रिस्टल तो ये होता है NiO, ठीक है, जिसके अंदर निकल और ऑक्सीजन का स्टाइकोमेट्रिक रेशो 1:1 का होता है। हमेशा की तरह मैं इसके 100 मॉलिक्यूल्स मान लूँ। कितने मॉलिक्यूल मान लूँ? 100। अगर इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर 1:1 का रेशो है, तो 100 ही तो क्या होंगे? निकल होंगे, और 100 ही क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसके अंदर डिफेक्ट आ गया है और उस डिफेक्ट की वजह से इसका जो फॉर्मूला है वो ये हो गया है। क्या हो गया है? Ni.98 और O 1.0, ठीक है। यानी सिंपल रेशो क्या हो गया? 0.98:1, ठीक है। इसका मतलब मेटल की कमी हो गई है। मेटल का रेशो 1 से घटकर कितना हो गया? 0.98 हो गया है। अब मैं आपसे कहूँ कि सपोज इसके भी 100 मॉलिक्यूल ही हैं, ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल्स के केस में रेशो 0.98:1 का है, इसलिए निकल के तो होंगे 98, सही है, और ऑक्सीजन के होंगे 100, तो 100 ऑक्सीजन होंगे क्रिस्टल में और निकल कितने होंगे? 98 होंगे, ठीक है। अब आप खुद ही देखो, इनिशियली 100 निकल थे, डिफेक्ट आने के बाद निकल कितने रह गए? 98, यानी कितने निकल मिसिंग हैं? तो 2 Ni जो है वो मिसिंग है, सही है, यानी क्रिस्टल से गायब है। क्लियर? अब आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, ध्यान से देखना, और वो क्या बताना है आपको। देखो, आपको पता है कि NiO क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा? Ni2+ होगा और O2- होगा कि नहीं होगा? तो जरा सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेते हैं, डिफेक्ट के हिसाब से सोच लेते हैं कि डिफेक्ट किस तरह से आया होगा। हमें पता है कि Ni+2 में होगा O2-, फिर Ni2+, O2-, O2-, Ni2+। इस तरह से आप क्रिस्टल को एक बार कंप्लीट कर लें ताकि हमें आइडिया लग जाए कि क्रिस्टल के अंदर होने वाला क्या है, ठीक है। तो ये हमने इस क्रिस्टल को एक बार कंप्लीट किया, ठीक। अब हम आपसे कह रहे हैं कि निकल मिसिंग है, इसका मतलब इसके अंदर मेटल डेफिशिएंसी का डिफेक्ट है, यानी निकल क्रिस्टल के अंदर मौजूद नहीं है। तो सपोज दैट मैं यहाँ से एक Ni2+ को मिस कर देता हूँ, ठीक है, तो एक Ni2+ के जाते ही चार्ज में कितनी कमी हो जाएगी? +2 की। लेकिन आपको तो पता है कि डिफेक्ट चाहे कैसा भी हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हमेशा क्या रहती है? मेंटेन ही रहती है। तो +2 अगर गया है तो +2 बढ़ना भी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि निकल इन जनरल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, एक Ni2+ और एक Ni3+। ये सवाल बिल्कुल वैसा हो गया जैसा हमने प्रैक्टिस में और लेक्चर्स में बताया है कि FeO क्रिस्टल में, है ना, वहाँ Fe2+ मिसिंग होता था और Fe2+ के मिसिंग होने से चार्ज में जो कमी आती थी उसको बैलेंस करने के लिए Fe2+ Fe3+ में जाता था। सेम वही बात यहाँ होगी कि Ni2+ तो मिसिंग होगा, तो पॉजिटिव में जितनी कमी आएगी उसको बैलेंस करने के लिए Ni2+ किस में बदलेगा? Ni3+ में। तो सपोज मैं यहाँ से एक Ni2+ को मिसिंग कर देता हूँ और मान लेता हूँ कि यहाँ से एक Ni2+ जो है गायब हो चुका है, ठीक है। जब Ni2+ यहाँ से गायब हो गया है तो ये जगह क्या हो गई है? खाली। इसकी जगह पर क्या बन जाएगी? वैकेंसी।
बनेगी, ठीक। लेकिन जैसे ही Na2+ जाएगा चार्ज में +2 की कमी आएगी, और +2 की कमी होगी तो +2 की वृद्धि भी होगी। कैसे होगी? Na2+ जो क्रिस्टल में है वो Na3+ में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, एक Na2+ जब एक Na3+ में चेंज होगा तो +1 की वृद्धि होगी, और हमें वृद्धि कितने की करनी है? +2 की। क्यों? क्योंकि +2 बाहर गया है तो +2 ही बढ़ाना है। तो एक Na2+ के Na3+ में बदलने से +1 की वृद्धि होती है। तो आप क्या करें, 2 Na2+ को 2 Na3+ में बदल दें, ताकि वृद्धि भी कितने की हो जाए? +2 की। सही है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक Na2+ है, इसको चेंज कर देंगे Na3+ में, एक और Na2+ ले लेते हैं यहाँ से, और इसको चेंज कर देंगे Na3+ में। सही है? ये क्रिस्टल की डिफेक्ट आने के बाद की पोजीशन है, ठीक है। इस क्रिस्टल को अगर गौर से देखा जाए तो इसके अंदर Na2+ कितने मिसिंग हैं? तो Na2+ अगर मिसिंग की बात की जाए तो भाई एक ही गया है, तो एक मिसिंग है, ठीक। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी एक के जाने से एक ही क्रिएट होगी, तो वैकेंसी भी एक ही है। यहाँ से गया है तो यहाँ वैकेंसी आ गई है। लेकिन Na3+ कितने हैं? Na3+ देखें तो हमें पता है 2 की वृद्धि करनी थी, तो 2 Na2+ को 2 Na3+ में बदल दिया है। तो Na3+ की नंबर कितनी है? 2 है। बस ये डाटा अगर आपको पता है, ये बिल्कुल आयरन ऑक्साइड के FeO क्रिस्टल की तरह ही है, तो फिर आपका सवाल बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? कि देखो, जितने Na2+ मिसिंग होंगे ना, उसके जस्ट डबल Na3+ होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ से देख लो कितने Na मिसिंग है। Na मतलब क्रिस्टल में Na2+ ही तो होंगे यहाँ इस क्रिस्टल में, तो कितने Na2+ मिसिंग है बताओ जरा? 2। तो 2 Na2+ मिसिंग है, तो Na3+ कितने हो जाएंगे? दुगने हो जाएंगे, तो 4 Na3+ आपको दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? 2 मिसिंग है तो Na3+ कितने बनेंगे? 4। वैसे भी सोच सकते हो 2 Na2+ जाने का मतलब चार्ज में +4 की कमी हो गई, तो फिर आपको 4 Na2+ को 4 Na3+ में बदलना पड़ेगा, ताकि 4 की वृद्धि वापस से हो जाए। तो Na3+ की नंबर हो गई है 4। टोटल निकल कितने हैं? 98 है कि नहीं है? तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जब 98 निकल हमारे पास हैं तो उनमें Na3+ कितने हैं? 4 Na3+ हैं। बोला है कि नहीं है? 98 तो टोटल है, उसमें Na3+ कितने हैं? 4। अगर एक Na होता तो Na3+ कितने होते? 4/98। सही है? अगर 100 Na होते तो Na3+ कितने होते? 4/98 इंटू 100 होते कि नहीं होते? सही है? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 4 पॉइंट समथिंग आपका परसेंटेज में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? यानी लगभग 4% के आसपास Na3+ आपको दिखाई देने वाला है। पिछले लेक्चर्स देखिए, ये सवाल बहुत आसान है, फिर भी मैंने डिफेक्ट को ध्यान में रखते हुए भी इस सवाल को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये स्टाइकोमेट्रिक रेशो था, हमने 100 मॉलिक्यूल्स मानते हुए ये कैलकुलेट कर लिया कि 2 Na2+ मिसिंग है, ठीक है। एक Na2+ के जाने से 2 Na3+ क्रिएट होते हैं, एक और एक 2। तो जब 2 Na2+ जाएंगे तो 4 Na3+ क्रिएट होंगे। टोटल 98 है, 98 में से 4 हैं तो 100 में से इतने होंगे, और यही परसेंटेज होगा जो 4% के आसपास होगा। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित को P प्रकार या N प्रकार के अर्धचालकों में वर्गीकृत कीजिए। चलिए साहब, इंडियम से रोपित नहीं है, ये डोपित है। इंडियम से डोपित जर्मेनियम। अब एक बात बताओ, जर्मेनियम तो आपका क्या है? सेमीकंडक्टर। इसमें आप मिला रहे हो क्या? इंडियम। अब मुझे बताना, इंडियम कौन से ग्रुप का होता है? बोरोन फैमिली का है, 13 ग्रुप का है कि नहीं है? और 13 ग्रुप का होता है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, 1, 2 और 3। सही है? और जर्मेनियम के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। सही है? अब देखो, 4 इसके पास है और मिला रहे हो 3 वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून इम्प्योरिटीज आप इसके अंदर मिला रहे हो। और जब भी 13 ग्रुप का एलिमेंट्स आप मिलाते हो जर्मेनियम के अंदर, तो P टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिएट होता है। 15 का मिलाते हो
तो n टाइप का और 13 का मिलाते हो मतलब इलेक्ट्रॉन न्यून मिला रहे हो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, उस वजह से होल क्रिएट होगा और p टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। दूसरा देखो बोरोन से डोपित सिलिकॉन, ये भी बात वही हो गई। क्यों? क्योंकि बोरोन फैमिली का ही इंडियम है और बोरोन फैमिली का ही बोरोन होता है। तो अब इस बार आप जर्मेनियम में क्या मिला रहे हो? जर्मेनियम, यानी ये कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। अच्छा जर्मेनियम नहीं है इस बार, सिलिकॉन है, कोई बात नहीं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोरोन से डोपित सिलिकॉन, तो अपने पास क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। देखो इस तरह से, सही है। अब इसके अंदर क्या मिला रहे हैं हम लोग? इसके अंदर हम लोग मिला रहे हैं बोरोन। बोरोन कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है? 3। क्यों? क्योंकि बोरोन भी तो 13वें ग्रुप का ही है ना, सही है। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यून है। इलेक्ट्रॉन न्यून है तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? इसके पास कमी है, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो फिर इस कमी की वजह से होल क्रिएट हो जाएंगे और अगेन p टाइप का ही सेमीकंडक्टर बन जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि आप जो इम्प्योरिटीज मिला रहे हो ये दोनों इंडियम और बोरॉन, ये 13 ग्रुप की है, और 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी जब सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर में डोप की जाती है तो p टाइप का सेमीकंडक्टर ही बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r है तथा निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R है तो स्मॉल r एवं कैपिटल R में संबंध स्थापित कीजिए। ये सवाल अच्छा है वैसे। अष्टफलकीय छिद्र की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या कैपिटल R में संबंध ज्ञात करना है। चलिए बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा। देखो आपसे कह क्या रहा है कि कुछ पार्टिकल्स हैं, गोले हैं, जो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स बना रहे हैं। उन गोलों की यानी उन परमाणुओं की रेडियस कैपिटल R है, और जो वॉइड बन रही है ना ऑक्टाहेड्रल, उसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है, और हमको कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है या एस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि ऑक्टाहेड्रल बाइट्स बनती कैसे है। तो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आपको ध्यान हो तो। एक तो हम सिंपली ऐसे कर देते हैं कि भाई 4 पार्टिकल है एक प्लेन में, एक पार्टिकल हो गया इनके ऊपर और एक पार्टिकल हो गया इनके नीचे। तो ये वाला जो स्पेस है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बताएगा, क्योंकि ये 6 पार्टिकल से घिर चुका होगा कि नहीं होगा? सबको आइडिया है इस बात का, ठीक है। 4 एक प्लेन में होते हैं, कैसे? 1 2 3 4, सही है। प्लेन में है, इन चारों के बीच में खाली जगह होगी, एक पार्टिकल ऊपर हो गया, 5 हो गए, एक पार्टिकल नीचे हो गया, कितने हो गए? 6। इन 6 के बीच में एक खाली जगह बनी होगी और वो खाली जगह ही ऑक्टाहेड्रल बाइट्स होती है। ऑक्टाहेड्रल बाइट्स को बनाने के लिए 6 पार्टिकल की नीड होती है, ठीक। अगर हम लोग ऐसा मान रहे हैं, ठीक, तो हमारा सवाल ये कह रहा है कि ये तो गोले हैं यानी पार्टिकल हैं जिनकी रेडियस हमें कैपिटल R बोली गई है। कितनी बोली गई है? कैपिटल R, यानी जो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स बना रहा है उन एटम की रेडियस कितनी है? कैपिटल R। ये इसका सेंटर मान लेता हूँ, तो यहाँ तक की रेडियस यानी कैपिटल R। उसके बाद इसमें कहा गया कि ये जो वॉइड बनी है ना ये वाली, इसकी रेडियस स्मॉल r मानी है। कितनी मानी है? स्मॉल r। तो मैं इसको एक जितनी मुझे नीड है उतना डायग्राम यहाँ उठा लेता हूँ। देखो मुझे नीड ये है कि ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल बाइट्स का फॉर्मेशन करने वाले पार्टिकल हैं यानी एटम है 4। एक पार्टिकल इनके ऊपर होगा और एक पार्टिकल नीचे, ये बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, ठीक। जो बाइट्स बनाने वाले पार्टिकल हैं उनकी रेडियस कैपिटल R है, और अगर मैं इसको भी स्पेरिकल मान लूँ बाइट्स को, तो इसकी रेडियस हमारे लिए स्मॉल r बोली गई है। कितनी बोली गई है? स्मॉल r। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इसको। इसकी रेडियस कितनी बोली गई है? स्मॉल r बोली गई है, सही है। हमें इस कैपिटल R और इस स्मॉल r के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना है, तो कर सकते हैं आसानी से। कैसे करेंगे? अब मैं इस सवाल को हल कर रहा हूँ, देखो जरा। हमें क्या करना है? सबसे पहले ये डायग्राम बना लेना है इस तरह से, बना लिया, और इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल बाइट्स को अज्यूम कर लेना है कि ये कौन सी बाइट है? ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, ठीक है। क्योंकि एक पार्टिकल ऊपर होगा और एक पार्टिकल कहाँ होगा? नीचे होगा, ठीक है। अब देखो
इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की रेडियस कितनी मानी है हम लोगों ने? इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की रेडियस हमने स्मॉल r मानी है, और जो पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बना रहे हैं उनकी रेडियस हमने कितनी मानी है? कैपिटल R मानी है। अब जरा ध्यान दें आप सब लोग, मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो ये इस वर्ड का क्या है? सेंटर है। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस मेजर करूँ तो आधी डिस्टेंस तो r होगी और पूरी डिस्टेंस इसका डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर होगा तो क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी 2 स्मॉल r। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ड की रेडियस स्मॉल r मानी है। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्टिकल या एटम का सेंटर मान लो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी, तो ये तो सरफेस तक की दूरी हो गई, ये कितनी हो जाएगी? कैपिटल R, इस वाले पार्टिकल की रेडियस। सही है, इस वाले गोले का सेंटर मान लो ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर से कितनी हो जाएगी? कैपिटल R। सही है, ये वाला सेंटर और इस वाले सेंटर दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की R और यहाँ से यहाँ तक की R। ठीक है, तो R प्लस R ये कितनी हो जानी है? ये हो जानी है 2R। इस सेंटर और इस सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी? R, और यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी? R। अगेन ये डिस्टेंस कितनी हो जानी है? 2R। सही है, बस सवाल हमारा हो गया। हमें क्या करना है? इनके बीच में रिलेशन ही तो निकालना है। तो आप खुद ही देखो, जब मैंने इनके सेंटर को मैच किया, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता दिखाई दे रहा है जिसकी ये डिस्टेंस 2R है, ये डिस्टेंस 2R है। यहाँ से यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखूँ, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की R, फिर ये 2R और फिर R प्लस R, 2R कैपिटल वाले। सही है, प्लस 2R, ये हो गई। तो हमारे पास तीनों डिस्टेंस हो गई है, R प्लस R, 2R प्लस 2R, और ये 2R और ये 2R। सही है, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार बेस कितना मान लेते हैं? 2R, परपेंडिकुलर भी कितना मान लेते हैं? 2R, और हाइपोटेनस यानी कर्ण भी कितना हो जाएगा? 2R प्लस 2R का। तो मैं कह सकता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही तो कहते हैं। सही है, अगर यही कहती है तो कर्ण कितना होगा? हाइपोटेनस हो गया 2R प्लस 2 स्मॉल r, इसका स्क्वायर। सही है, बेस कितना हो गया? बेस यानी आधार हो गया ये वाली डिस्टेंस 2R, और इसका भी क्या होगा? स्क्वायर, प्लस लंब कितना हो गया? लंब यानी परपेंडिकुलर, ये भी 2R होगा, ये वाली लेंथ है, और इसका भी क्या होगा? स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अगर इसका स्क्वायर है तब तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। 2R का स्क्वायर कितना होगा? 4R स्क्वायर, ये भी कितना होगा? 4R स्क्वायर, तो 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा? ये 8R स्क्वायर। सही है, अब देखो ये कितना है? 2R प्लस 2 स्मॉल r का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटा दूँ तो इसे अंडर रूट में ले जाऊँगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2R प्लस 2 स्मॉल r बराबर जो ये आया है इसका रूट कर देता हूँ 1/2। सही है, r का 1/2 क्या होगा? r, 8 का क्या होगा? 2√2। ये तो कर सकते हो आप लोग। सही है, और यहाँ जो बचेगा उसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लेने के बाद r प्लस स्मॉल r यही बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? r प्लस स्मॉल r बराबर √2r। सही है, इस r को इधर ले जाता हूँ तो स्मॉल r बराबर √2r माइनस r कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो ये बचेगा √2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। √2 कितना होता है? 1.41 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। एक घटा दोगे तो क्या बचेगा? 0.414 कैपिटल R। ये किसके बराबर है? स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, ये इनके बीच में क्या बनता है? रिलेशन बनता है। आप चाहें तो r अपॉन कैपिटल R बराबर 0.414 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये रेडियस रेशो होता है ना, वैसे तो इस पर डिस्कस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये एक आइडिया देता है आपको कि कौन सा पार्टिकल वर्ड्स के अंदर फिट हो सकता है ना। जब
स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशो 0.414 के आसपास होता है तो वो पार्टिकल आपके ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स में फिट हो सकता है। तो ये ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स के बारे में बताता है। ठीक है, मैं बोर्ड के अलावा कुछ लेक्चर्स लेना चाहूँगा जिनमें इन वर्ड्स के रेशो को कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, मगर उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, है ना। देखो, हमने यही सवाल तो किया है कि नहीं किया। अब हमें करना क्या था इस सवाल के अंदर, हमें इस सवाल के अंदर अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, यानी ये वाली है ना, ये वर्ड्स की रेडियस हमने क्या मानी है, स्मॉल आर, और निविड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में संबंध बनाना था। ऑक्टाहाइड्रल वर्ड्स ऐसे बनती है, ये है डायग्राम, और इस डायग्राम में हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ये 2r, ये 2r और ये डिस्टेंस कितनी है 2r + 2 स्मॉल r। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर लिया और सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड, नॉन स्टाइकोमेट्रिक बोल दिया है मतलब एरस समीकरण में है ना, Cu2 प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। इसमें कॉपर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 से कुछ कम है। क्या आप इस तथ्य की व्याख्या कर सकते हैं कि यह पदार्थ P प्रकार का अर्धचालक है। देखो सिंपल सी बात है, क्रिस्टल कौन सा है Cu2, Cu2 किस किस से मिलकर बना होता है Cu+ और O2-। ठीक है, अगर इसमें नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं है तब तो Cu और O का जो स्टाइकोमेट्रिक रेशो होगा वो 2:1 का होगा कि नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर इसके अंदर डिफेक्ट आ गया है और वो भी कैसा, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और सवाल में कहा है कि अनुपात 2:1 से कम हो गया है, यानी इसके अंदर कोई डिफेक्ट आया है और ये जो सिंपल रेशो है ये 2:1 से कम हो गया। मान लो 2 की जगह मैं इसको 1.9:1 कर देता हूँ, यानी सिंपल रेशो कितना हो गया 1.9:1 का हो गया कि नहीं हो गया। अब आप रेशो देखकर ही आसानी से ये मुझे बता सकते हैं कि अगर रेशो 2:1 से कम हुआ है, ये 2:1 का रेशो है और उससे आपने रेशो को कम कर दिया है कितना 1.9:1 का, यानी कि 2 से रेशो 1.9 हो गया है, यानी मेटल कम हो गई है। Cu+ का रेशो पहले कितना था 2:1, Cu+ था, और अभी कितना है 1.9, यानी मेटल क्या हो गई है कम। और अगर मेटल कम होती है तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। देखो अपने पास Cu+ और O2- जो है उसका जो रेशो है वो 2:1 का होता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये रेशो घट गया है, और घट गया है कितना घटा है ये हमें नहीं पता, लेकिन कम हुआ है तो 2:1 से मान लो 1.9:1 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो रेशो कम हो रहा है मतलब Cu+ की अमाउंट जो है वो कम हो रही है, और Cu+ कम हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा डिफेक्ट होगा, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा, यानी क्रिस्टल के अंदर मेटल की कमी होगी। और अगर मेटल की कमी होगी तो वॉइड्स पैदा होंगी, रिक्ति पैदा होंगी, और वॉइड्स को आप होल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, होल मान सकते हैं। यानी मुझे एक बात बताओ, मान लो ये आपका क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है Cu2O का, जिसमें Cu+ है और O2- है, Cu+ O2-, Cu+O2-। अब मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर तो रेशो है 2:1 का, अब जो कोई दूसरा क्रिस्टल जिसमें डिफेक्ट आ रहा है उसमें ये रेशो कम हो गया है, यानी Cu+ कम हो गए हैं। अगर मान लो Cu+ कम हो गए हैं तो मैं इस क्रिस्टल को ऐसे बना रहा हूँ, इसमें से एक Cu+ को क्या कर रहा हूँ, गायब कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने Cu+ गायब कर दिया, ये O2-, ये Cu+, और यहाँ से जब Cu+ को गायब किया है तो यहाँ O2- और ये Cu+ और ये O2-। सही है कि नहीं है। ठीक, अब देखो ये Cu+ गया ना तो इसकी जगह क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी, और अगर वैकेंसी क्रिएट होगी तो वैकेंसी को एज ए होल ट्रीट कर सकता हूँ। और बताओ होल कहाँ पाए जाते हैं, होल आपको P टाइप के सेमीकंडक्टर में ही तो मिलते हैं कि नहीं मिलते। इसका मतलब ये एक तरह से P टाइप का सेमीकंडक्टर बन चुका है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही बताना था, ये प्रूव करके बताना था कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो इसका स्टाइकोमेट्रिक रेशो Cu2O है उसके अंदर कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 से कम हो गया है, यानी 2:1 का रेशो घट गया है 1.9:1। इसका मतलब कॉपर कम हो गया है, और कॉपर कम हुआ है तो इसका मतलब कॉपर मिसिंग है, और कॉपर मिसिंग है तो उसकी जगह क्या बनेगा, वैकेंसी, और वैकेंसी को होल की तरह ट्रीट करें तो ये एक तरह का P टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, क्योंकि P टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स ही होते हैं। क्लियर है सबके दिमाग में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड आयन के षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीकृत होता है। फेरिक ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन का षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, यानी ऑक्साइड आयन जो है वो किस स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, HCP स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी 3 अष्टफलकीय रिक्तियों में से 2 पर Fe3+ है। Fe3+ कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर, मगर 3 में से 2 पर, इसका मतलब 2/3 पर। तो Fe3+ कहाँ है, Fe3+ है 2/3 ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स पर, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है भाई, आसान है। आपको क्या करना है, ऑक्साइड माइनस मतलब O2-, सही है, O2- ऑक्साइड आयन HCP में जा रहा है, और जो निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग बना रहा है उसकी नंबर को आप x मान लें। तो O2- की नंबर x है, तो ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स की नंबर कितनी होगी, x, और टेट्राहाइड्रल वाइट्स की नंबर कितनी हो जाएगी, 2x, ठीक। Fe3+ कहाँ जा रहा है, Fe3+ अष्टफलकीय रिक्तियों के 2/3 हिस्से पर जा रहा है। तो देखो, अगर आपको Fe3+ की नंबर चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2/3 अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। तो ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स की नंबर कितनी है यहाँ पर, x, तो ये किसकी नंबर हो गई, Fe3+ की। आपको फॉर्मुलेशन करना है तो आपको सिंपल रेशो लेना है इन दोनों का। Fe3+ की नंबर कितनी है, 2/3 x, और O2- की कितनी है, x, क्योंकि O2- तो क्लोज पैकिंग में जा रहा है, और जो क्लोज पैकिंग में जाए उसकी नंबर को x मान लें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ऑक्टाहाइड्रल वाइट और टेट्राहाइड्रल वाइट्स डिसाइड कर लें। Fe3+ ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स पर है, पर सभी पर नहीं है, उनके 2/3 हिस्से पर है, ठीक है। तो ये सिंपल रेशो 2/3:1, और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2:3 का, और 2:3 का रेशो होगा तो Fe 2 है, तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 3 होंगे। सिंपल सवाल है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इन सवालों को बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, ठीक।